अगर भारत ये सारी कार्रवाइयाँ करता रहेगा तो कैसे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? आफ्टर ऑल हमने कमांडर कुलभूषण जाधव को भी गिरफ्तार पाकिस्तान में किया, और उसने हमारे साथ बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर भी की, जिसके बाद हमने एक डॉसियर बनाया जो कि हमने यूएन सेक्रेटरी जनरल को दिया। और पिछले 20 सालों में 9/11 के बाद से भारत ने जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तकरीबन $3 बिलियन अफगानिस्तान में खर्च किए हैं, वहां सर, कश्मीर की जब बात आती है तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि कश्मीर तो भारत का ही है। भारत अपने जो पाकिस्तान पॉलिसी है उसको ठीक करेगा। पाकिस्तान पॉलिसी और कश्मीर पॉलिसी, ये 2 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मेरे अपने तजुर्बे की बुनियाद पे मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा नहीं हल होगा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी भी ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए। सर, एक होता है कि हमें यकीन है और हमें शुबा या शक है, और एक फैक्ट्स होते हैं। जबकि ऐसा कोई सबूत या ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि जबकि सब पूरी दुनिया ये जानते हैं कि टीटीपी को बनाने वाला पाकिस्तान है, अब टीटीपी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। पाकिस्तान के साथ क्यों इतने आप मुज़ाकरात करते रहे जम्मू और कश्मीर पे? क्यों 2004 से लेकर 2008 तक हम लोग बैक चैनल पे क्या डिस्कशन हो रही थी? अगर आप अभी जो एम्बेसडर लांबा साहब की किताब आई है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। अभी एक हफ्ते के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन यूएस में रहीं, और उसके दौरान वहां पर जो अभी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ स्प्रिंग मीटिंग्स हैं उसको अटेंड करने के लिए वो वाशिंगटन डीसी में रहीं, और वाशिंगटन डीसी में उन्होंने कुछ ऑडियंस को एड्रेस करते हुए अपना एक खिताब भी दिया पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जो कि मंडे को हुआ था। निर्मला सीतारमन से जो कुछ सवाल पूछे गए, जिसमें मुसलमानों को लेकर, भारतीय मुसलमानों को लेकर कुछ सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारतीय मुसलमानों पर कोई अत्याचार या जुल्म हो रहा होता तो उनकी जनसंख्या या उनकी आबादी बढ़ी नहीं होती, जो कि जब पार्टीशन हुआ था भारत पाकिस्तान का उसके समय थी। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक कंसर्न हमेशा रहता है कि भारत में जो मुसलमान हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनके ऊपर बहुत ज़ुल्म हो रहा है। इसी सब पे आज हम बात करने वाले हैं, और हमारे साथ जैसे कि आप देख सकते हैं मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, जो कि पूर्व एम्बेसडर हैं। बहुत स्वागत है आपका सर, नमस्कार। बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला और आप आए हमारे शो पर। सर, सवाल मेरा पहला यही है कि जो निर्मला सीतारमन जी का बयान है, जो कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने भारत के मुसलमानों को लेकर जो बात कही है, पाकिस्तान की तरफ से एक लगातार ये कंसर्न रहता है कि भारत ने मुसलमान, ये आज से नहीं, जबकि भारत से अब पाकिस्तान अलग हुआ है तभी से ये एक नैरेटिव है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्यों पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का एक नैरेटिव पेडल किया जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पैक्ट है अप्रैल 1950 का, जिसके तहत दोनों ममालिक ने इस बात पे कमिटमेंट दी है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हिंदुओं का, सिखों का और भारत में मुसलमानों का। तो उसके तहत हमारे ख़दशात रहते हैं, और इसी तरह भारत के भी ख़दशात रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो ये उस एग्रीमेंट के तहत ही है कि हम भी आवाज़ उठाते रहते हैं जो मुसलमानों के साथ भारत में हो रहा है। आप खुद भी चूँकि मुसलमान हैं, आपसे मैंने क्या बहस करनी है, लेकिन क्वेश्चन यही है कि जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में बातें हो रही हैं, जो भारत के अंदर से हमें आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, जो लिटरेचर हमें पढ़ने को मिल रहा है, उससे तो यही वाज़ेह होता है कि इस वक़्त जो जो अपने निर्मला सीतारमण साहिबा ने कहा वाशिंगटन डीसी में, वो बात कुछ और कर रही हैं, और जो मारूज़ी हक़ाइक़ हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो मुख्तलिफ़ हैं। और अगर हम आगे डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको उसका वाज़ेह एक लिहाज से रिको को कोरॉबोरेट भी कर सकता हूँ, सब्स्टेंशिएट भी कर सकता हूँ।
जी, ज़रूर करें क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ और हम सब जानते हैं कि हकीकत जो है वो सबके सामने है जो कि निर्मला सीतारमण जी ने एक बात कही कि अगर हालात ख़राब होते, उन पे ज़ुल्म हो रहे होते तो उनकी जनसँख्या यानी कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। और जबकि सच्चाई ये है कि जो भारत और पाकिस्तान का बँटवारा हुआ उस वक़्त जो आबादी थी, आज जो आबादी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। जबकि अगर हम पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की बात करें, तो उनकी आबादी घटी है, चाहे वो डर से कहीं और भाग गए, फ़ोर्सफुल कन्वर्जन हो या कई सारे ऐसे जो हमें सामने देखने के नज़र आते हैं, जो फैक्ट्स हैं। आप किन हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आर्गुमेंट भारत की जानिब से पेश किया जाता है कि पाकिस्तान की आबादी आज़ादी के वक़्त जो हिंदुओं की थी, वो तकरीबन 22 से 24% के करीब थी और अब पाकिस्तान की आबादी तकरीबन आप कह लीजिए 2 से 3% रह गई है। तो इससे बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, वो सेफ़ नहीं हैं। पहले तो ये आर्गुमेंट बेस नहीं करता फैक्ट्स पे। क्योंकि देखिए जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जब बर्र-ए-सग़ीर तक़सीम हुआ था, तो पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है और मग़रबी पाकिस्तान। उस सारे पाकिस्तान को लेकर अगर आप कहेंगे तो मैं मान लूँगा कि उस आज़ादी के वक़्त 22% या 23% आज़ादी थी और ज़्यादातर जो आबादी थी हिंदुओं की, वो मशरक़ी पाकिस्तान में थी, यानी मशरक़ी बंगाल में थी। मग़रबी पाकिस्तान में नहीं थी। मग़रबी पाकिस्तान में यही 3-4% हिंदू रहते थे उस वक़्त भी यही मग़रबी पाकिस्तान में। तो जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो ऑब्वियसली यहाँ आबादी जो अगर 24% थी पाकिस्तान की कुल मिला के वो तो कम होनी ही थी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जो भारत ने एक नैरेटिव कोशिश की जाती है पाकिस्तान के खिलाफ बिल्ड करने की, उसमें कोई हकीकत है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ भी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि सब चीज़ें ठीक हैं, बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी इश्यूज़ हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ जो इश्यूज़ हैं वो इंडिविजुअल लेवल के हैं। उसमें सरकार की कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है, सरकार कंप्लिसिट नहीं है उन चीज़ों में। मामला इस वक़्त भारत का ये है कि भारत की सरकार कंप्लिसिट है मुसलमानों के खिलाफ। अगर देखिए ना, मैं तो नहीं कह रहा, आपके जो अपने भारत के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं, इवन हिंदू जर्नलिस्ट और राइटर्स बड़े नामी-गिरामी, मैं उन सबको जानता हूँ, मैं उनकी किताबें भी पढ़ता रहता हूँ, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। और मिसाल के तौर पर आकाश पटेल की जो किताब आप ले लीजिए और हिंदू राष्ट्र, उसमें जो बताते हैं हमें कि क्या मुसलमानों के हालात हैं। अगर 14 से 15% मुसलमानों की आबादी है भारत में, तो आर्म्ड फोर्सेस में उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिविल सर्विसेज में उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ये बिल्कुल वाज़ेह करती हैं कि एक एंटी मुस्लिम, ख़ास तौर पे मोदी सरकार के आने के बाद तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है। तो मेरा तो यही आर्गुमेंट है। जी, सर चलिए आज की बात तो छोड़ देते हैं, लेकिन भुट्टो साहब ने भी 1968 में ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जा रही है। आजकल पाकिस्तानियों को कांग्रेस बड़ी पसंद है, उनको बहुत कांग्रेस अच्छी लगती है। लेकिन जिन्ना साहब ने कांग्रेस को भी फासिस्ट कहा था, तो आखिर बीजेपी फासिस्ट है, कांग्रेस फासिस्ट है, ये कौन-सा आर्गुमेंट माना जाए? नहीं, नहीं, हमें कांग्रेस ही पसंद नहीं है, बल्कि कांग्रेस के ज़माने में ही अयोध्या मॉस्क जो मस्जिद थी उसको शहीद किया गया 1992 में। उसके बाद सिखों के साथ जो हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो भी हम सब जानते हैं 1984 में। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें कांग्रेस पसंद है। लेकिन बहरहाल बीजेपी का अपना एक नुक्ता नज़र है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है। तो और हम जानते हैं कि हिंदुत्व की फ़िलॉसफ़ी क्या है। वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि हमारे ख़दशात यकीनन हैं, और मैं चूँकि खुद भारत में रहा हूँ तकरीबन 4 साल के करीब, पौने 3 साल या साढ़े 3 साल आप कह लीजिए। तो मैंने खुद देखा है, मैं खुद मुसलमानों से वहाँ मिलता रहा हूँ, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता या करना चाहूँगा जो हकीकत से बिल्कुल दूर हो। मैं जानता हूँ कि मुसलमानों के क्या हालात हैं, दलित्स के वहाँ पे क्या हालात हैं। देखिए ना, आप खुद भी जानती हैं कि 2014 में जब बीजेपी की हुकूमत आई, तो मिसाल के तौर पर वो पहलू खान जो थे, इखलाक साहब, किस तरह मॉब लिंचिंग हुई। काव अभी पिछले दिनों आप देखिए कि काव का एक लाइसेंस, एक लीगल ट्रेड करने वाले को बेचारे को मार दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम सब के सामने हैं, और इसमें हुकूमत का नज़र नहीं आता कि हुकूमत कोई कंसर्न शो कर रही है इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर हुकूमत कोई चीज़ इक़दामात ले रही होती, तो फिर तो हम कह देते कि चलिए जी, ये हो जाता है, इंटर कम्युनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस वक़्त भारत में ये है कि हुकूमत कुछ
इक़दामात नहीं ले पा रही उन लोगों के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस किस्म के इक़दामात करते हैं? सर आप अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आबादी बहुत बड़ी है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती हैं। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली या इंस्टीट्यूशनली बात करें, तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कास्ट या रिलिजन के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए, किसी के लिए भी नहीं होता है। आप जिन वारदातों की बात कर रहे हैं, उसके लिए पुलिस ने एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज हुई है, उनको सज़ाएँ हुई हैं और अभी आप जब जिस लेटेस्ट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, उस केस में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन हम अगर पाकिस्तान में बात करें माइनॉरिटीज़ के साथ, तो अभी मैंने कल ही एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी पाकिस्तान के सिंध एरिया में एक 11 साल की लड़की को अगवा कर लिया गया। वहाँ पर उसकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा है। एक उसका कन्वर्जन सर्टिफ़िकेट बन गया, उसको नहीं पता किसके साथ शादी हुई हुई है। इस तरह से बच्चियों को उठाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। कोई सुनवाई नहीं होती, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। जजेस, कोर्ट्स पेरेंट्स से नहीं मिलने देते, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये कब सुधरेगा? नहीं, सुधर जाएगा। मैं इसको कोई भी इसको कंडोन नहीं कर सकता। इस किस्म के जो भी वाक़यात होते हैं, वो भी पाकिस्तान के आइन के खिलाफ ही होते हैं और हमारे दीन के खिलाफ भी हैं। हमारा ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है। अगर ये इनफ़रादी तौर पे इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, तो हम तो उसको कंडेम करेंगे ऑब्वियसली, कोई भी उसको एप्रिशिएट नहीं कर सकता। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं भी हो रही, तब भी वो कंडेमनेबल है, रेप्रिहेंसिबल है, उसको कोई कंडोन नहीं कर सकता। तो इस किस्म के इक्का-दुक्का वाक़यात पाकिस्तान भी अगर अगर आप हो सकते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता और मैं चाहूँगा कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, वो इनका एक लिहाज से इनका नोटिस ले और कार्रवाई करे। पाकिस्तान में कोई भी शख्स इस बात को कंडोन नहीं कर सकता, सच्ची बात तो यही है और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ अगर इस किस्म के वाक़यात हैं तो बहुत नाजायज़ है। हिंदू हमारे जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी हिफाज़त, उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो फ्रीडम ऑफ रिलिजन है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी इस्लामी ज़िम्मेदारी है, मज़हबी, दीनी ज़िम्मेदारी भी, हमारी आइनी ज़िम्मेदारी भी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप एक बड़ी पोज़ीशन पे रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर जब हम पाकिस्तान के हालातों की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में अभी लगभग 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर हैं। और भारत को लेकर जिस तरह का एक नैरेटिव या एक दूसरा एक एंटी इंडिया कहे या कुछ नफ़रत वाली जो मानसिकता है, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। बावजूद इसके कि वो भारत जिन चीज़ों में बहुत अच्छा कर रहा है, आईआईटीज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स हैं, उनका हवाला देकर लोगों को आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा दें, उनको आगे बढ़ने का एक कोई सलाह दें कि आप भारत से ये सीख सकते हैं। सरकार को, इंस्टीट्यूशन को इस तरह का एक बेहतर वाला भारत दिखाकर कि भारत में ये चीज़ें अच्छी भी हैं, तो अच्छाई से भी तो भारत से सीखी जा सकती है। वो क्यों नहीं दिखाती है? मीडिया भारत के लिए इस तरह के अल्फाज़ यूज़ करती है कि एक इटर्नल एनिमी कनिंग दुश्मन इस तरह के अल्फाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत से कुछ सीख कर, भारत की अच्छाई से क्यों पाकिस्तान कुछ सीखता नहीं है? वो तो देखिए एक बड़ा जनरल सा फ़ॉर्मूला है कि हमें एक-दूसरे की अच्छी बातों से सीखना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। तहज़ीबें इस तरह ही आगे बढ़ती हैं, ममालिक भी इस तरह ही आगे बढ़ती हैं। एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ा गंभीर सा मामला है। हम जब आज़ाद हुए, तक़सीम बर-ए-सग़ीर तक़सीम हुआ, तो उस वक़्त की तारीख़ चल रही है। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा बीच में आ गया, जिसकी वजह से एक म्यूचुअल हॉस्टिलिटी का रिलेशनशिप है बदकिस्मती के साथ। अब आप उसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों ऐसा है, लेकिन वो एक अपनी जगह हकीकत है। और पाकिस्तानी भी लिहाज से हम आपको एक भारत को हमारे लिए कोई गो के हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन वो हो नहीं पा रहे। भारत में भी यही हो रहा है। वहाँ भी पाकिस्तान को दिखाया जाता है एज़ ए टेररिस्ट स्टेट, एज़ ए फेल्ड स्टेट। आपके यहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा है, बल्कि आपके तो लीडर्स जब कभी कोई मुसलमान बात करता है तो उसे कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाइए अगर आपको पाकिस्तान बहुत पसंद है। तो ये जो है इस किस्म की बातें आपके यहाँ भी होती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें एक-दूसरे से अच्छी बातें सीखनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है जो आपको सीखना चाहिए, आपके यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है जो हमें सीखना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है।
लेकिन क्वेश्चन यही है कि ताल्लुकात जब तक हमारे तनाज़ात ख़त्म नहीं होंगे, जब तक हम एक बाहमी एतमाद पैदा नहीं करेंगे, उस वक़्त तक ये जो हमारे ताल्लुकात का नॉर्मल होना, वो मुझे ज़रा मुश्किल सा लगता है, बल्कि नामुमकिन सा लगता है। सर, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, वो एक अच्छी शुरुआत नहीं थी और उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ऐसे में बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते मुनासिब होते हैं। चाइना और भारत उसका एग्ज़ाम्पल है, चाइना के साथ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन फिर भी हमारे उनके साथ रिश्ते बेहतर हैं, बैलेंस्ड हालात रहते हैं, उनके साथ ट्रेड टाइज़ हैं, सारी चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता था कि भारत को लेकर जो एक सोच रही है, उसको आज तक उसी तरह बरकरार रखा गया है। मैं एक एक आपको एक न्यूज़पेपर का एक आपको मैं एक मैं कोट करना चाहती हूँ। नवाए पाकिस्तान ने फ़रवरी 22, 2004 को अपने जो संडे मैगज़ीन होती है, उसमें लिखा कि हिंदुओं की शक्ल-ओ-सूरत क्योंकि इंसानों जैसी होती है, इसलिए हमारे नौजवान उन्हें इंसान ही समझते हैं। जबकि हकीकत ये है कि वो खूंखार दरिंदे होते हैं, मक्कार लोमड़ी की तरह और इस कदर उनकी इनकी इस तरह के अल्फाज़ों से हिंदुओं को लेकर एक बड़े न्यूज़पेपर मैगज़ीन में लिखा जाता है। ये नफ़रत आखिर कब ख़त्म होगी? हम एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन नफ़रत को कम नहीं किया जा सकता क्या? नहीं, ये इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है अंबर, हम बिल्कुल हमें करना चाहिए ये, और ये नवाए पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा जरीदा भी नहीं है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं सच्ची बात है नवाए पाकिस्तान को, बट इन एनी केस चूँकि पाकिस्तान में शाये होता है तो मैं आई टेक द ब्लेम। लेकिन इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हम देखिए हमारी एक मुश्तरका तहज़ीब बड़े हम रहे हैं, सालों साल, सदियों तक एक साथ रहे हैं। लेकिन 1947 में एक फ़ैसला किया गया, आइनी एतबार से फ़ैसला किया गया, हमने 2 अलग ममालिक बनाने हैं और उसमें भी बहुत से मुश्किलात थी, बहुत सी चीज़ें हुईं। शुरुआत आज भी हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि इट जब टेक्स टू जागो टू जब टैंगो। सवेरा। इट इट टेक्स टू टू टैंगो। क्वेश्चन ये है कि आया भारत एक बड़ा मुल्क है पाकिस्तान से? मेरा एक सवाल आपसे ये है सर कि इशरत हुसैन साहब ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने उस किताब का मैं आपको नाम आपने आई एम श्योर वो किताब पढ़ी जी होगी। हाँ। उसमें उन्होंने लिखा है द इकोनॉमी ऑफ एन एलीटिस्ट स्टेट। उसमें उन्होंने बताया है और इनफैक्ट इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं जिसमें ये ज़िक्र है कि किस तरह से जो पावर एलीट है, जो कि एक स्मॉल ग्रुप है और एक बहुत ही छोटी आबादी है। उसने किस तरह से पूरी जो इकोनॉमी है उसको अपने हाथ में या उसको कंट्रोल किया हुआ है। इसको लेकर कुछ बड़े बदलाव या हमने कुछ अमेंडमेंट्स पाकिस्तान के अंदर नहीं देखे क्योंकि आवाम का जो हाल है क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इशरत हुसैन साहब ने भी अपनी किताब में भी लिखा। आप इस पे क्या कहते हैं? नहीं, प्रॉब्लम्स तो हमारे हैं अंबर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, हुँ। सीरियस इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, ये एलीट कल्चर भी एक मामला है हमारा, और हमने इनको ठीक करना है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे इश्यूज़ नहीं हैं। हर मुल्क के इश्यूज़ होते हैं, कोई ऐसा मुल्क मुझे बता दीजिए जहाँ मुश्किलात ना हों। लेकिन हर मुल्क की अपनी-अपनी डायनामिक्स होती हैं, हमारी अपनी डायनामिक्स हैं और हमें उसको ठीक करना चाहिए, और लेट्स होप कि जो हमारी सरकारें बनती हैं, वो आने वाले सालों में इन चीज़ों को ठीक करेंगी। जो फंडामेंटल हमारे प्रॉब्लम्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, इन सब को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसमें तो मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ आपसे। जी, बिल्कुल, क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमी जो है एक बड़ा मसला है। हालाँकि कई सारे और क्राइसिस पाकिस्तान के सामने हैं, लेकिन अगर आम लोगों से जुड़ी हुई या आवाम जिनसे जुड़े होते हैं, वो एक मसला बहुत बड़ा है इकोनॉमिक क्राइसिस और ये एक फ़िलहाल बहुत बड़ा मसला नज़र आता है। लेकिन एक बात जो हम भारत-पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कर रहे थे और आपने भी कहा कि ये दोनों तरफ से शुरुआत होनी चाहिए और रिश्ते बेहतर होने चाहिए। लेकिन जब हम बात करें अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने
अभी कुछ बयान दिया जिसमें टीटीपी को लेकर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने अफ़गानिस्तान को कहा कि अफ़गानिस्तान जो दोहा समझौता हुआ था, उसका वो वायलेशन कर रहा है और अपनी ज़मीन को अब टेररिज़्म के लिए इस्तेमाल करने दे रहा है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि टीटीपी को हम देख रहे हैं काफ़ी समय से मज़बूत हो रहा है, 2 साल के बाद जब उनका सीज़ फायर खत्म हुआ, उसके बाद से ही वो काफ़ी अटैक्स करते हुए और एक्टिव होते हुए नज़र आए हैं। सवाल उस बयान में उन्होंने भारत की तरफ भी इशारा किया कि और कई देश ऐसे हैं जो टीटीपी की मदद कर रहे हैं, उनके पास एडवांस गैजेट्स हैं, एडवांस हथियार हैं, नाइट विज़न गॉगल्स हैं। तो भारत की तरफ इस तरह की जो निशानेबाज़ी होती है, वो क्यों थमती नहीं है? वो कैसे थमेगी? मुझे बता दीजिए आप, अगर भारत ये सारी कार्रवाइयाँ करता रहेगा, तो कैसे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? आफ्टर ऑल हमने कमांडर कुलभूषण जादेव को भी गिरफ्तार पाकिस्तान में किया, और उसने हमारे साथ बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर भी की, जिसके बाद हमने एक डॉसियर बनाया, जो कि हमने यूएन सेक्रेटरी जनरल को दिया। और पिछले 20 सालों में 9/11 के बाद से भारत ने जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तकरीबन $3 बिलियन अफ़गानिस्तान में खर्च किए हैं, वहाँ ये भी इंश्योर किया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाए। रॉ और हम जानते हैं कि जो उस वक़्त अफ़गानिस्तान की डायरेक्टरेट फॉर नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट थी, एनएसडी, उसमें भारत ने बहुत फंडिंग की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से लेकर बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, टीटीपी, बहुत सी फंडिंग भारत की तरफ से आती है, और इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। और ये तो देखिए ना, आपके अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, मेरी उनके साथ खुद बहुत सी मीटिंग्स हुई, मैं जानता हूँ कि उनके विचार क्या हैं, किस तरह वो सोचते हैं। और उनकी एक बड़ी मशहूर तकरीर भी है तमिलनाडु में, एक यूनिवर्सिटी में, शायद आशिस्ता यूनिवर्सिटी है, कौन सी है, फरवरी 2014 की, जिसमें वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे, उसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये बातें तो बड़ी अब मतलब डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है। तो अगर हमारे अभी टीटीपी को अभी फंडिंग हो रही है, यकीनन हो रही है, और भारत तो उसमें यकीनन एक बड़ा अहम मुल्क है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है, इसमें तो हमें कोई शक ही नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि भारत एक बड़ा मुल्क है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं। अगर वो पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट के तौर पे पेश करना चाहता है, या उसकी तरफ कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपने भारत के मुसलमानों को बता सके कि देखिए जी, ये टू नेशन थ्योरी तो वैसे ही फ्रॉड था, ये पाकिस्तान तो एक्सपेरिमेंट ही ख़राब था, ये पाकिस्तान तो बिल्कुल ही बेकार है, स्टेट है। तो भारत ने इस किस्म के काम तो अगर उन्होंने करने हैं, तो फिर तो बड़ा मसला है, फिर तो दोनों ममालिक कभी भी अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकेंगे। सर, एक होता है कि हमें यकीन है और हमें शुबा या शक है और एक फैक्ट्स होते हैं। जबकि ऐसा कोई सबूत या ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि जबकि सब पूरी दुनिया ये जानते हैं कि टीटीपी को बनाने वाला पाकिस्तान है, अब टीटीपी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। और दूसरी बात अगर भारत को लेकर उसकी ज़िम्मेदारी की बात की जाए तो ग्लोबली दुनिया जानती है और ये बात अलग-अलग देश और उनके लीडर्स कह चुके हैं कि भारत किस तरह से एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है और अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करता है और अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करने की बात हो तो अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा भारत उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे डेवलपमेंट हो या ह्यूमैनिटेरियन एड जबकि तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को, उसके बावजूद भी वो ह्यूमैनिटेरियन एड देता रहा। उनको चाहे गेहूँ देने की बात हो, दवाइयाँ या फिर हम वैक्सीन की बात करें, तो वो तो भारत सबके लिए करता है। इनफैक्ट टर्की जो कि भारत को कभी भी एक अच्छी निगाह से नहीं देखता, सबसे पहले भारत ने उनकी मदद की। तो ऐसे में भारत के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम अच्छा एक और मैंने आपकी एक लास्ट वीडियो देखी थी, उसमें आपने कुछ पाकिस्तान के व्लॉगर्स के लिए एक बात आपने कहा कि ये लोग भारत सरकार से पैसा लेते हैं। आप भारत पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, आपके पास कुछ सबूत तो होंगे क्योंकि आप बड़े ज़िम्मेदार उस पे रहे हैं, मैं ओहदे पे रहे हैं। बिल्कुल, मैं बगैर सबूत के बात करता ही नहीं, और मैं जो जी। बात एप्रिशिएट करने की होती है भारत की, मैं एप्रिशिएट भी करता हूँ, और उसमें मुझे पाकिस्तान में बहुत तनकीद होती है। लेकिन हुँ, इसके बावजूद जो बातें ठीक हैं, वो ठीक हैं, और बगैर सबूत के, और ये जो मैंने बात की कुछ चंद बहुत से नहीं, लेकिन भारत की एक कोशिश रहती है कि, और मैं चूँकि ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जिन लोगों को कॉन्टैक्ट किया गया, मैं उनको भी जानता हूँ।
और उन्होंने मुझे खुद ये बताया और मेरे पास तस्वीर भी हैं, उन सारी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स भी हैं। तो मैं कोई अच्छा। हवा में बात नहीं कर रहा, मैं बात जो करता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बात करता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा टीटीपी के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, यस, अफ़गानिस्तान में भारत ने डेफ़िनिटली, इसका मैंने खुद पहले ही ज़िक्र कर दिया था कि भारत ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया भारत ने पिछले 20 सालों में। लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की भी पूरी कोशिश की। और हमारे पास सबूत हैं, शवाहिद हैं। कमांडर कुलभूषण जाधव ने बड़े, और फिर अभी जब कल जो एक इंटरव्यू आया गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का, वो भी आपने देखा होगा कि पुलवामा में किस तरह क्या हुआ और किस तरह सरकार, मोदी सरकार ने उसको कहा कि इसकी बात अब मत कीजिए, खामोश रहिए। तो ये सारी चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपने जो पाकिस्तान पॉलिसी है उसको ठीक करेगा। पाकिस्तान पॉलिसी और कश्मीर पॉलिसी, ये 2 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मेरे अपने तजुर्बे की बुनियाद पे मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा नहीं हल होगा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी भी ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मुझे बताता है, मेरी अपनी असेसमेंट मुझे बताती है। इसलिए भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को इक़दामात लिए, वो बहुत ही गैर आइनी थे, बल्कि भारत की अपनी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ थे। अगर आप भारत की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखिए 4 अप्रैल 2018 की, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे भारत की सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो आर्टिकल 370 है, जो जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है, वो परमानेंट है, उसको ना तब्दील किया जा सकता है, ना ख़त्म किया जा सकता है। तो जब आप इस किस्म के इक़दामात लेंगे, तो किस तरह बाहमी एतमाद आ सकता है? किस तरह हम नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ जा सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इन हालात में कोई नॉर्मल्सी आ सकती है, जब आप इस किस्म के इक़दामात लेंगे, जो आपके अपने आइन के खिलाफ हैं, कश्मीरियों की उमंगों के खिलाफ हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के खिलाफ हैं, शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान के साथ आपने 1972 में किया। तो किस तरह ये मामलात आगे चलेंगे? मुझे आप बता दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सर, कश्मीर की जब बात आती है तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि कश्मीर तो भारत का ही है। अगर आप किसी को इलीगली ऑक्यूपाई कर लें तो वो आपका नहीं हो जाता। अगर मेरा घर है उसमें आप मेरे ड्राइंग रूम में आप आके कब्जा कर लें, आपके ड्राइंग रूम में मैं कब्जा कर लूँ, तो वो मेरा नहीं हो जाता है, जबकि प्रॉपर्टी आपके नाम पे या मेरे नाम पे है। तो जबकि हम जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ क्या मुआहदा हुआ था। सब जानते हैं कि भारत के साथ उन्होंने ये मुआहदा किया था। बावजूद उसके पाकिस्तान ने कश्मीर में सबसे पहले, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, सबसे पहले वहां पर कबाइलियों के भेष में उन्होंने आर्मी को भेजा। और आपके जो रिटायर्ड जनरल हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि वो किस तरह से वहां पर ये अटैक हुआ। शुरुआत किसने की? पाकिस्तान ने की। भारत कभी भी पाकिस्तान को लेकर उन्होंने किसी भी अटैक की, वॉर की या कोई भी इस तरह की शुरुआत नहीं की है। भारत ने हमेशा रिश्ते बेहतर करने की बात कही है। कश्मीर की बात करें तो आज कश्मीर में जो भारत के पास कश्मीर है, मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात नहीं करी, वहाँ के हालात तो बहुत गंभीर हैं। कश्मीर में हमारे यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ से सबसे ज़्यादा मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा कश्मीर से आते हैं भारत के अंदर। और वहाँ पर आप किसी भी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, अभी यूएई ने बहुत बड़ा, इमार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट मॉल के रूप में वहां पर स्टार्ट किया है, तो वहां पे बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। G20 की समिट होने जा रही है वहां पर। तो इसको लेकर पाकिस्तान को एतराज क्यों है, जबकि ये बात तो पहले से क्लियर है कि G20 को लेकर भी पाकिस्तान ने एतराज जताया। आपका भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आपने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को लेकर भारत कुछ करता है तो हम बड़ा कुछ परमाणु बम और इस तरह का कुछ। नहीं, मैंने तो ये बात नहीं की बॉम्ब्स शॉम्ब्स की, लेकिन क्वेश्चन यही है, देखिए अगर सब कुछ कश्मीर में इतना ही अच्छा है, तो फिर ये जो इतनी आपने 7-8 लाख वहाँ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए हुए हैं, तो खुदारा उनको निकाल दीजिए। सर, जिस तरह जिस दिन बाकी पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करना छोड़ देगा उस दिन जिस सिक्योरिटी तरह पर्सनल हट जाएंगे। जिस तरह अच्छा, बाकी जो आपने आपने, पीओ लेके बिल्कुल पाकिस्तान में गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ आर्मी क्यों नहीं, नहीं, लगाई थी, आप नहीं, ये बताइए। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप अगर सर, आज़ाद मैं जम्मू और बहुत सारे कश्मीर लोगों से आइए, बात करती हूँ, मिलती हूँ। वो आप बात नहीं नहीं, आप आज़ाद जम्मू और कश्मीर तशरीफ़ लाइए, मैं आपको दौरा करवाऊँगा पाकिस्तान वहाँ का, और ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। आप आइए, वहाँ देखिए, कोई कंपैरिज़न ही नहीं है मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर को आज़ाद जम्मू और कश्मीर का।
ये तो देखिए आपने ड्रैकोनियन लॉज लगाए हुए हैं, एस्पा आप हटा दीजिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटा दीजिए, और बहुत से ड्रैकोनियन लॉज हैं जो आपने लगाए हुए हैं। आपने देखिए सारी हुर्रियत लीडरशिप को तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है। आप क्या क्या बताएं, अब आपको कितनी सर वो कितनी कहानियां लीडरशिप जो बताएं। भारत को तोड़ने की कौन सा, आप ये बताइए सर, आपके देश को कोई तोड़ने की बात करे, उसको आप खुला छोड़ देंगे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं नहीं, लेंगे? आप छोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ो, आग बिल्कुल लगाओ, फोड़ो, कुछ भी करो। बिल्कुल हम उनके भारत खिलाफ सरकार एक्शन जो भी लेंगे। एक्शंस ले रही है वो अब नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ले रही है ना। नहीं तो फिर मुझे ये बताइए ना, अगर इतना ही आप कहती हैं कि ये आपका इंटेग्रल पार्ट है, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों इतने आप मुज़ाकरात करते रहे जम्मू और कश्मीर पे? क्यों 2004 से लेकर 2008 तक हम लोग बैक चैनल पे क्या डिस्कशन हो रही थी? अगर आप अभी जो एम्बेसडर लांबा साहब की किताब आई है वो उठा के जरा पढ़ें, तो फिर क्या बातचीत हम करते रहे अगर इतना ही इंटेग्रल पार्ट है? फिर शिमला एग्रीमेंट में हम क्यों बातें ये कर रहे हैं कि हम इसको कश्मीर के मसले को, तनाज़े को हल करेंगे म्यूचुअल गुफ्तगू के साथ? तो ये होना मैं चाहिए था, भारत बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आप नहीं, जो सरकार है, जो अभी पॉलिटिकल विल दिखा के सारे जो पेंडिंग, लॉन्ग पेंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको रिजॉल्व होना चाहिए था, जो कि होना ही नहीं चाहिए था मुझे लगता है, उसको अगर हल करने की बात करती है तो आप लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, कश्मीर बनेगा नहीं पाकिस्तान, हम तो तो हम तो दे हम तो परमाणु अहमद, बम नहीं, चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप लोगों का आर्गुमेंट ही ठीक नहीं है। पहले अपना आर्गुमेंट ठीक कर लीजिए। आप बताइए क्या पहले आपके हिसाब से कौन सा आर्ग्यूमेंट ठीक है? पहले कश्मीर ये भूल पहले जाए? ये पहले ये क्लैरिटी आप ले आइए कि कोई एक इशू है कि नहीं जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के दरमियान, जिसको तय होना है मुज़ाकरात के जरिए। पहले तो आप मुझे ये क्लैरिटी ले आइए। भारत में ये क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमारा वो इंटेग्रल हिस्सा है, कोई हमारा इंटरनल मैटर है, कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान से कश्मीर बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप अगर देखिए तो पिछले कितने दहाइयों से हम कश्मीर में बातचीत भी कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ फार्मूला भी सामने आए हैं। आप एम्बेसडर लांबा की किताब पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ पता चल किस जाएगा। तरह से आप कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने की बात करें, सिवाय इंटरनेशनल फोरम्स पे आवाज उठाने से? चाहे कोई भी मसला हो, कश्मीर की बात होती है पाकिस्तान की तरफ से, जितने भी नुमाइंदे जाते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे वो सब कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। पाकिस्तान में और भी क्राइसिस है, उनकी बात नहीं होती। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन एक जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू जो नैरेटिव है, जो हेट्रेड है, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। 75-76 साल पाकिस्तान हो गए में, हैं पर सर, पाकिस्तान में तो 76 इशू है ही साल हो नहीं। रहे हैं, उस जनरेशंस बदली, उनके नए सोच होती है, आप आगे बढ़ते हैं, आप नई नई इंडिया, चीजें सीखते हैं, तरक्की करते पाकिस्तान हैं, में लेकिन तो पाकिस्तान में तो इंडिया अब इशू ही नहीं है। जहां तक हमारे इलेक्शंस की बात है, हम तो अब उससे बहुत आगे निकल गए हैं। ये आप इशू आपके मैं यहाँ सिर्फ है। इलेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम हाँ, लोगों की जो सोच है, या उन जो एक पॉलिटिकल सिस्टम में, एक हमारी नैरेटिव मीडिया में जो पैडल किया जाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, पेडल देखें वहां भी किया जाता है। वहां भी आप क्या समझती हैं कि वहां पे कोई ऐसा नहीं? आप अखबार दिन भर पढ़िए भारत के, मैं टीवी चैनल देखता रहता हूँ, जो एंटी पाकिस्तान रेट्रिक वहां पे, और जो जो इलेक्शंस करीब आते हैं ये एंटी पाकिस्तान रेट्रिक बढ़ जाता है उसी हिसाब से। आप अपनी रैलीज को देखिए, जलसों में, हमारे जलसों में भारत का जिक्र अब नहीं होता, लेकिन अरे आपके सर, जलसों में मैं लगातार देखते रहती हूँ, आपके वो शेख मसलन साहब है, वो लगातार बात करते रहते हैं, सबके सब तो बात करते हैं। सब होगा। इमरान मैं खान इमरान खान भी, अब तो देखिए ये बातें हैं, अब बदकिस्मती है। इमरान खान जी के सुर बदल गए हैं, अब उनको भारत अच्छा लगने लगा है। नहीं, पहले जब क्वेश्चन सत्ता में नहीं थे, पावर में नहीं थे, तब तब उनको भारत अच्छा लगता है, देखिए, जब अच्छे सत्ता में आ बुरे जाते हैं भारत। देखिए अच्छे बुरे की बात नहीं है। असल मामला जो है ना, मामलात की तह तक पहुंचना चाहिए। देखना ये हुँ। चाहिए कि हमारे ताल्लुकात ख़राब क्यों हैं, हमने जंगें क्यों लड़ी, इस वक्त हमें बाहमी एतमाद क्यों नहीं है। हमें एक मैच्योर नेशंस की तरफ काम करना चाहिए। अगर हम तारीख में रहेंगे या आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। मसाइल को काटना चाहिए, मसाइल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ख़त्म करना चाहिए। सर, तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो बड़े ज़िम्मेदार ओहदों पे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि थोड़ा-सा एक वो बैलेंस्ड नैरेटिव, एक बैलेंस्ड अप्रोच जो पाकिस्तान मीडिया है, पाकिस्तान के जो एलीट है, या वो इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, उनको एक ऐसा बैलेंस नैरेटिव भारत की तरफ से या भारत को लेकर देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में रिलेशंस हम इम्प्रूव कर सकें, जैसे कि न आप भी गए हैं? देखिए नैरेटिव किस तरह बनते हैं? नैरेटिव, या तो देखिए, एक नैरेटिव बनाने के बहुत से तरीके होते हैं।
नैरेटिव्स कोई हवा में तो नहीं बनते ना, कि अगर हम कहें कि जी सब कुछ पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत अच्छा है, हम दोस्त हैं, हम ज़बरदस्त हैं जी, आइए गले मिलते हैं, इस तरह नहीं होता। कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। अगर आप वहाँ पे, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिर्फ एक ही इशू है जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर का मामला है। उसको आप हल करवा दीजिए, आप देखेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुद ब खुद मामला तय हो जाएंगे। अभी पिछले दिनों आपके जो एम्बेसडर लांबा की किताब की लॉन्च सेरेमनी थी, उसमें जो पुराने पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर्स थे, बड़े नामी गिरामी हाई कमिश्नर्स यहाँ पे रहे हैं, वो भी यही बातें कर रहे थे कि जी CBMs कर छोटे छोटे स्टेप्स लें। मैंने उनकी बात से भी एग्री नहीं किया। ये छोटे छोटे स्टेप्स हम पहले भी ले चुके हैं। हम एक स्टेप आगे करते हैं, फिर 2 स्टेप पीछे हो जाते हैं। इनसे अब बात नहीं बननी। 5 अगस्त 2019 के बाद मामलात बहुत गंभीर हो चुके हैं। ये भारत ने एकतरफ़ा इक़दामात लिए हैं जिसने मामलात को मज़ीद उलझा दिया है। मेरे ख़्याल में भारत की ज़िम्मेदारी अब बनती है बहैसियत बड़े मुल्क के, कि वो कुछ ऐसे इक़दामात ले। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जो 2005-2007 के जो CBMs थे कश्मीर के हवाले से, उन्हीं को ही रिस्टोर कर दीजिए आप, तो शायद कुछ बात आगे बढ़े। इससे शुरू करते क्यों नहीं हैं? कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। कोई भी जो इशू होता है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए सर एक खुले दिमाग और दिल के साथ बैठा जाता है। लेकिन अगर इनफैक्ट अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो ओआईसी की तरफ से भी अब कश्मीर को लेके जो स्टैंड था वो, या पाकिस्तान को लेकर जो सपोर्ट थी, या जिस तरह का वो था, अब स्टैंड वो नज़र नहीं आता। सऊदी ने भी पिछले दिनों कहा था कि आप अब कश्मीर को भूलकर आगे बढ़े पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर भूल ही नहीं पाता है। नहीं, हम इसलिए भूल नहीं पाते ना कि ये कोई ज़मीन का टुकड़ा तो नहीं है ना। 13-14 मिलियन कश्मीरियों की बात है। हमने भी और भारत ने भी एक कमिटमेंट सर दे रखी है कश्मीरियों को कि उनको हुँ। उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा। अब आप किस तरह ये कह सकती हैं कि हम उनको भूल के आगे चले जाएँ? ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन तो नहीं सर है। उनको रोटी-पानी नहीं मिलता, उनके घरों में बिजली नहीं मिलती, उनको दवाइयाँ नहीं मिलती, उनको आटा नहीं मिलता, उनके जो ज़मीन है उनको पाकिस्तान आर्मी को एक्वायर करने दिया जाता है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज़ को चाइना को दे दिया जाता है। तब आप क्यों नहीं सोचते उनके बारे में? नहीं, हम सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते? आप अगर गिलगित-बल्तिस्तान की बात कर रही हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की बात कर रही हैं, आपके यहाँ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, सर मैं लेकिन लोगों उस से बात करती हूँ, मैं नैरेटिव की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं अच्छा, लोगों से चलिए। बात करती हूँ, बहुत सारे लोगों से। नहीं, आप खुद आके विज़िट करें, फिर आपको पता वहीं चलेगा के कि जो लोग हैं बाशिंदे, आम लोगों की बात कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन पे परेशानियाँ गुज़रती हैं, नहीं, उनकी बात कर रही परेशानियाँ परेशानियाँ तो पूरे पाकिस्तान में हैं। इसमें कोई सिर्फ़ कश्मीर अलग नहीं है, आज़ाद जम्मू और कश्मीर नहीं है। तो हम भी यहाँ पे पाकिस्तान में भी हमारी बहुत सी मुश्किलात हैं। आप साउथ पंजाब में चले जाइए, हमारी बहुत मुश्किलात, रूरल सिंध में चले जाइए, आपको मुश्किलात नज़र आएँगी। तो ये कोई बात नहीं हुई, मुश्किलात के लिए आप अपनी आज़ादी खो दें, ये नहीं होता। आज़ादी आज़ादी होती है, और उसके लिए कौमें जद्दोजहद करती रहती हैं, उतार-चढ़ाव भी आते रहते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान को इस वक़्त कोई इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो हम कश्मीर को भुला के बैठ जाएँ। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। आज़ादी की तहरीकें 100 साल में भी कामयाब हो सकती हैं, 200 साल भी लग सकते हैं, 300 साल भी लग सकते हैं। हमने भी देखिए ना, जब बरतानिया यहाँ पे बर्र-ए-सग़ीर में था, तो कितने साल हमें लगे, 150-200 साल लगे उनसे आज़ादी लेने में। तो तहरीकों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब तक कश्मीर के लोग चाहेंगे कि उनका हक़ खुद इरादियत उनको मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान को जॉइन करें, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको उनका हक़ दें। अगर वो भारत को जॉइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए, हमारे आजकल लिए कुछ इसी ठीक है। तरह की आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं, काफ़ी कुछ वहाँ पर तो इस तरह ठीक के है, मूवमेंट नज़र तो आते हैं। आप तो आप महिलाएँ कर भी, तो आप करवा ख़वातीन भी लीजिए, अंदर जा रही हैं। तो आप मैं नहीं करवा करवा लीजिए। रही हूँ, लोग खुद कर रहे हैं। मैं कौन नहीं, होती हूँ करने वाली? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आवाज़ें आपको सुनने में आ रही हैं, तो करवा लीजिए रेफ़रेंडम, प्लेबिस्सिट, सारे कश्मीर में पता चल जाएगा कौन कहाँ खड़ा है, कौन क्या चाहता है। आसान सा काम है ना, जी, इसके लिए तो बिल्कुल, कोई बिल्कुल। इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर भारत को ये ख़्याल है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, गिलगित-बल्तिस्तान में और मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर में लोग भारत के साथ खड़े हैं, तो फिर तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। भारत को सबसे पहले कहना चाहिए कि हम प्लेबिस्सिट करवाते हैं, और अवाम देख लेंगे, हम भी देख लेंगे, आप भी देख लेंगे, खत्म हो जाएगी बात, और हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएँगे। आसान सा फ़ॉर्मूला है मेरे हिसाब से।
फ़ॉर्मूला तो बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान प्रैक्टिकली है नहीं, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो 76 सालों में ये मसला आज तक अटका हुआ नहीं होता, और पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते इतने खराब भी नहीं होते। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत चर्चा में शुक्रिया। जुड़े और आपने अपनी बात बहुत बेहतरीन अंदाज़ में रखी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you very much and pleasure to be with you and wish you all the best. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। All the best. Allah Hafiz. Allah Hafiz.